विद्यार्थियों, सच की राह कभी ना छोड़ना, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने फरमाया है, सांच को आंच नहीं। साथ ही साथ यह भी याद रखना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलकर आप किसी को एक बार तो मूर्ख बना सकते हो या अपना काम निकाल सकते हो, लेकिन बार बार नहीं, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। तो बच्चों, आप अवश्य ही सोच रहे होंगे कि आज हमारी अध्यापिका जी ये अलग सी भाषा में बात क्यों कर रही है। तो बच्चों, ये अलग सी भाषा में बात नहीं है, ये लोकोक्तियों का प्रयोग है, जिनके प्रयोग से हमारी भाषा रोचक बन जाती है और जिसको आप कोई बात कहना या समझाना चाहते हो, उसको बात अच्छे तरीके से रोचक ढंग से समझा पाते हो। तो विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की ओर, जिसका नाम है लोकोक्तियां, जिसे इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहते हैं। लोकोक्तियां शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्तियां। लोक मीन्स लोगों और उक्तियां मीन्स कथन यानी स्टेटमेंट। तो अर्थ क्या निकला? अर्थ यह निकला, लोगों के अनुभवों द्वारा निकली हुई प्रचलित बातें। विद्यार्थियों, कुछ लोग मुहावरों और लोकोक्तियों में अक्सर अंतर नहीं कर पाते, लेकिन यह अंतर जानना अति आवश्यक है। पहली बात, मुहावरों का प्रयोग वाक्य में होता है, जबकि लोकोक्तियां तो अपने आप में ही एक वाक्य होती है। दूसरी बात, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, जैसे आंखों का तारा होना। अब इसका प्रयोग हम वाक्य में करेंगे तो कहेंगे कि अच्छे बच्चे आंखों के तारे होते हैं, तारा होना नहीं बोलेंगे। लेकिन लोकोक्तियों का प्रयोग ज्यों का त्यों हो जाता है, जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान। हमने तो उस मिठाई वाली दुकान की चर्चा सुन रखी थी, लेकिन स्वाद चखने पर कुछ विशेष नहीं लगी। ये तो वही बात हुई ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो बच्चों, एक बात और मैं बताना आवश्यक समझती हूँ कि जब भी लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तो इससे पहले किसी ने ठीक ही कहा या बड़े बुजुर्गों ने फरमाया है या यह तो वही बात हुई, ऐसे शब्द लगाकर इनका प्रयोग किया जाता है। तो चलो फिर झटपट खोल लेते हैं अपनी उत्थान हिंदी व्याकरण पुस्तक और चलते हैं अपने आज के विषय की ओर। बच्चों, मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ कि इन लोकोक्तियों को कठिन शब्दों, अर्थों और वाक्यों द्वारा समझाने के पश्चात मैं आशा करूंगी कि आप मेरे द्वारा बनाए हुए वाक्यों का ज्यों का त्यों इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी समझ से, अपनी बुद्धिमता से वाक्य स्वयं बनाएं, ताकि आपको भी इन लोकोक्तियों का प्रयोग करना भली भांति आ जाए। तो चलो पढ़ते हैं पहली लोकोक्ति। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है अंत भले का भला, जिसका अर्थ है अच्छे कार्यों का परिणाम अंत में अच्छा होता है। परिणाम यानी रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। वाक्य बनेगा, कैलाश ने छठी कक्षा में इतना परिश्रम किया, परिश्रम यानी मेहनत की, कि वह 7वीं में भी प्रथम आया। इसे ही कहते हैं अंत भले का भला। तो बेटा,
आपको मैं इसका एक और वाक्य बताऊंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सारी जिंदगी मोहन ईमानदारी से नौकरी करता रहा, इसी कारण आज उसके पास सब कुछ है। सच ही कहा है, अंत भले का भला। तो बेटा इसका यही अर्थ है कि अच्छे कार्यों का परिणाम हमेशा अंत में अच्छा ही होता है। चाहे हमें कितनी भी मुश्किलें आए, कठिनाई आए, लेकिन अंत हमेशा अच्छा ही होता है। नेक्स्ट लोकोक्ति है अंधों में काना राजा, जिसका अर्थ है मूर्खों में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विद्वान समझा जाता है। विद्वान यानी स्कॉलर। बेटा यहाँ विद्वान के स्पेलिंग देखेंगे। व को छोटी ई, द के पैर में हलंत, व को आ न, विद्वान। इसका वाक्य बनेगा देवदास केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है, फिर भी उसका बहुत सम्मान है। किसी ने ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। तो आओ बच्चों इसे एक और उदाहरण के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। पूरा गांव तो निरक्षर है, निरक्षर यानी अनपढ़ है। सिर्फ रमेश ही कुछ पढ़ लिख सकता है, इसीलिए वह अकड़ में रहता है। ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। नेक्स्ट लोकोक्ति देखेंगे। अब पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है हानि होने के पश्चात पछताने का लाभ नहीं होता। हानि यानी लॉस, LOSS। पश्चात यानी आफ्टर, AFTER। यानी बेटा इसका अर्थ यह हुआ कि हमें कोई भी काम करने से पहले उसको 100 बार सोचना चाहिए और फिर ही करना चाहिए, क्योंकि बाद में हानि होने के पश्चात पछताने का कोई लाभ नहीं होता, यानी कोई फायदा नहीं होता। इसका वाक्य देखेंगे। सिद्धार्थ ने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अंत में जब वह फेल हो गया तब फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसकी माँ ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बेटा उसकी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अब पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तो वह फेल हो चुका है, तो उसको यह चीज पहले सोचनी चाहिए थी। ठीक है ना। नेक्स्ट लोकोक्ति है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल बेटा पुलिस ऑफिसर, POLICEOFFICER, पुलिस ऑफिसर। इसका अर्थ है अपराधी का निर्दोष पर आरोप लगाना। अपराधी यानी दोषी, निर्दोष यानी इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट, पर आरोप, आरोप यानी ब्लेम, BLAME, ब्लेम लगाना। आइए इसका वाक्य देखते हैं। एक तो अमित ने चोरी की और जब उसकी शिकायत की तो बुरा भला कहने लगा। इसे ही कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो बेटा इसका अर्थ यह हुआ कि एक तो व्यक्ति गलत काम करता है और दूसरा पकड़े जाने पर, ताकि उसका आरोप उस पर सिद्ध ना हो, वो दूसरे के ऊपर ही दोषारोपण करने लग जाता है। नेक्स्ट लोकोक्ति देखेंगे। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम बहुत पर गुण कुछ नहीं। इसका वाक्य देखेंगे। हीरालाल की मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध यानी फेमस, परंतु खाने में स्वाद बिल्कुल नहीं आया। स्वाद यानी टेस्ट, TASTE। सच ही कहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम, जिसका अर्थ है दोहरा लाभ यानी डबल प्रॉफिट, DOUBLE, डबल प्रॉफिट। अक्षत ने पुस्तकें पढ़कर परीक्षा पास कर ली और बाद में उनको आधे मूल्य पर बेच दिया। मूल्य यानी कॉस्ट, COST। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो बेटा देखा किस तरह से आपका खर्च भी कम हुआ लेकिन लाभ आपको दोहरा हो गया।
ठीक है, इसीलिए कहा जाता है आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी आपने आम का स्वाद भी ले लिया और दाम केवल गुठलियों के बराबर ही दिया। तो आइए इसकी एक और उदाहरण देखते हैं। पूरा महीना समाचार पत्र पढ़ो और बाद में उसे रद्दी में बेच दो। इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। यानी आपने सारा महीना समाचार पत्र पढ़ा और बाद में उन्हीं समाचार पत्रों को बेच भी दिया और फिर उसका मूल्य प्राप्त कर लिया। तो नेक्स्ट है बेटा, एक अनार 100 बीमार, जिसका अर्थ है वस्तुएं कम और मांगने वाले अधिक। वस्तुएं यानी थिंग्स, THINGS। इसका वाक्य देखेंगे, एक रिक्त पद के लिए, रिक्त यानी वैकेंट, VACANT, 1000 पत्र आ गए हैं। आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म, APPLICATION, फॉर्म FORM। किसी ने सच ही कहा है, एक अनार 100 बीमार। आइए इसे एक और उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आजकल नौकरियां पाना इतना कठिन हो गया है कि एक पद के पीछे सैकड़ों उम्मीदवार होते हैं। इसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट लोकोक्ति है, एक पंथ 2 काज। पंथ यानी रास्ता, रको आ आधा स तको आ रास्ता। काज का अर्थ होता है काम। इसका अर्थ है एक काम से दोहरा लाभ, यानी हम काम तो एक कर रहे हैं लेकिन लाभ हमें 2 हो रहे हैं। जैसे कि सुनील करनाल अपने मित्र के घर शादी में गया, वहां कर्ण लेक भी देख आया। लेक बेटा झील, इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। नेक्स्ट लोकोक्ति देखेंगे, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी एकदम अनपढ़, यानी अनएजुकेटेड। यहां इसका वाक्य देखेंगे, रामू वेतन, वेतन यानी सैलरी, SALARY, सैलरी लेते समय अपने हस्ताक्षर, ह आधा स तको आ क्ष और र हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, SIGNATURE, सिग्नेचर भी नहीं कर सकता। उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो बेटा यहाँ यही बताया गया है कि एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए जो शब्द भी लिखा होगा, क्योंकि पेंसिल से हम जो कुछ भी लिखते हैं वो काले रंग से ही होता है ना, तो उसके लिए जो भी काला शब्द है वो भैंस बराबर है, क्योंकि भैंस भी क्या होती है, काली, है ना। तो इसीलिए एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए कोई भी काला अक्षर जो होता है वो भैंस बराबर ही होता है। इसीलिए ये कहावत बनी थी। नेक्स्ट लोकोक्ति है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि परिश्रम अधिक और लाभ कम। कई बार बेटा हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन हमें उसका जो लाभ यानी प्रॉफिट है वो प्रॉपर नहीं मिलता। परिश्रम यानी हार्ड वर्क, HARDWORK, हार्ड वर्क, लाभ यानी प्रॉफिट, PROFIT, यानी समटाइम हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन हमें उसका प्रॉफिट नहीं मिलता। वाक्य देखेंगे, भावना सारा साल पढ़ती रही परंतु जब परीक्षा परिणाम निकला तो फेल हो गई। यह तो वही हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आइए इसे एक और उदाहरण के माध्यम से भी जानते हैं। पिताजी ने 4 एकड़ में गेहूं की फसल बोई, 10,000 का खर्च किया और गेहूं 2,000 रुपए में बिकी। ये तो फिर से वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नेक्स्ट है, चिराग तले अंधेरा। चिराग यानी दीपक, द को बड़ी ई की मात्रा, प क दीपक। इसका अर्थ है महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष पनपना। वाक्य देखेंगे, मुरारी लाल जी तो बहुत बड़े विद्वान हैं
लेकिन उनका पुत्र निराबुद्धू है। यह तो वही कहावत हुई, चिराग तले अंधेरा। यहाँ बेटा एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे कि किसी टीचर यानी किसी अध्यापक का अगर बच्चा चोर निकल आए तो उसके लिए भी यही उदाहरण चलेगी, चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी को अपना अपराध प्रकट होने की चिंता रहती है। घर में चोरी होते ही नौकर भाग गया, उसके गायब होते ही मैं समझ गया चोरी में उसी का हाथ है, क्योंकि कहा गया है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बेटा यहाँ यही बात सिद्ध हुई है कि जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसे उसके पकड़े जाने का भय अवश्य ही रहता है, तो इसी कारण वो कोई ना कोई गलती कर बैठता है। नेक्स्ट लोकोक्ति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की जीत होती है। शक्तिशाली यानी पावरफुल, POWER, पावर, FULL। शक्तिशाली के स्पेलिंग देखेंगे, श आधा क, आधे क को छोटी ई की मात्रा, त श को आ, ल को बड़ी ई की मात्रा। शक्तिशाली की जीत होती है। वाक्य देखेंगे, पहलवान राम सिंह के पास धन है और बल भी, इसके बलबूते वह अपने सारे कार्य पूरे करवा लेता है। सच ही है, आज के युग में जिसकी लाठी उसकी भैंस है, यानी आज के युग में जिसके पास धन दौलत और बल दोनों हैं, वही व्यक्ति अपनी मनमानी करता फिरता है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। गांव के प्रधान ने पहले तो दमड़ी लाल की भूमि छीन ली और बाद में उसे अपनी फसल की चोरी के झूठे दोष में अंदर करवा दिया। सच है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट देखेंगे, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यानी अधिक बोलने वाला कम काम करता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। शिवम की बड़ी बड़ी बातों में मत आना, वह तो बहुत झूठा है। किसी ने ठीक ही कहा है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यानी जो ऊंची ऊंची हाँकते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। नेक्स्ट लोकोक्ति है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी कहीं का ना रहना। उदाहरण देखेंगे, सचिन ने नई नौकरी के कारण पुरानी नौकरी छोड़ दी, परंतु नई नौकरी पर किसी कारण उसे नियुक्त नहीं किया गया। नियुक्त यानी अपॉइंट, APPOINT, अपॉइंट यानी नियुक्त। न को छोटी ई की मात्रा, य को छोटा ऊ, आधा क, त नहीं किया गया। उसके साथ तो वही हुआ कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी ना ही उसे नई नौकरी मिली और ना ही पुरानी। अब वो धोबी के कुत्ते की तरह हो गया, ना घर का ना घाट का। नेक्स्ट लोकोक्ति है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपनी अयोग्यता दोष दूसरों को देना। अयोग्यता यानी इनकैपेबल, INCAPABLE। वाक्य देखेंगे, खुद को पढ़ाना आता नहीं और दूसरे अध्यापकों की गलतियां निकालते हो। नाचना जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ लोग स्वयं अयोग्य होते हैं, उन्हें स्वयं तो कुछ आता नहीं, लेकिन हाँ दूसरों की गलतियां भली भांति निकालते हैं। तभी ऐसे लोगों के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट लोकोक्ति है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मेहमान यानी गेस्ट, GEST। इसका अर्थ है जबरदस्ती पीछे पड़ना। जबरदस्ती यानी फोर्सफुली, FORCEFULLY। जबरदस्ती, ज के पैर में बिंदी, ब र
द आधा स, त को बड़ी ई की मात्रा, जबरदस्ती पीछे पड़ना। वाक्य देखेंगे। मैंने गौरव को अपने घर का पता क्या बताया, वह तो साथ चलने को तैयार हो गया। यह तो वही बात हुई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मैं उन्हें जानता तक नहीं और वे हैं कि मुझे अपना पुराना दोस्त बताकर हमारे यहाँ ठहरना चाहते हैं। यह तो वही हुआ कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती पीछे पड़ जाना। बेटा लास्ट वाली लोकोक्ति देखेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी बुरे लोग दंड से डरते हैं। दंड यानी पनिशमेंट, PUNISHMENT। दीपक बहुत ही उद्दंड है। उद्दंड यानी बहुत ही ज्यादा जिद्दी और हठी है। वह समझाने से बिल्कुल नहीं मानेगा। उसकी पिटाई करनी आवश्यक है क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका अभिप्राय यह है कि कुछ लोगों को समझाने पे बात समझ नहीं आती। वह तो केवल लातों के ही भूत होते हैं, यानी जब तक उनकी पिटाई ना हो वह बात नहीं मानते। इसीलिए कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी समझाने से उनको चीजें समझ में नहीं आती। तो बेटा यह तो था हमारा आज का टॉपिक लोकोक्तियां, जो हमने आज के सेशन में डिस्कस किया। तो बेटा मैंने आपको भिन्न भिन्न अर्थों और वाक्यों के माध्यम के द्वारा आपको लोकोक्तियों को समझाने का प्रयास किया। अभी आपने घर बैठकर इसकी रिवीजन करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।